नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। देश दहलाने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? आज की बहस हम इसी पर करेंगे। जम्मू में ड्रोन हमला, कश्मीर में आतंकी संगठन आईएस के मॉड्यूल के खुलासे और यूपी में अलकायदा के आतंकवादियों के नेटवर्क के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक चिंताजनक खबर है। और वो ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली सहित देश के मेट्रो शहरों समेत कई शहरों पर हमला करा सकती है। आतंकियों को मानव बम बनाकर या फिर टारगेट किलिंग के जरिए वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। देश के खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। इस तरह के इनपुट्स के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। ऐसी खबरें हैं कि लाहौर के जौहर हाउस में राजस्व बोर्ड हाउसिंग सोसाइटी में देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आवास के बाहर 23 जून को बम धमाके के बाद भारत में सिलसिलेवार हमलों की साजिश रची गई है। आईएसआई और पाकिस्तान को शक है कि इस धमाके में भारत का हाथ है। इनपुट्स में कहा गया है कि देश की महत्वपूर्ण इमारत व भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। भीड़भाड़ जगहों पर छोटे छोटे बम धमाके करवाए जा सकते हैं। ये भी इनपुट्स मिले हैं कि आईएसआई ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है और देश में स्लीपर सेल व गैंगस्टर का आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के इनपुट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियां यूपीएटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ करेगी। कितना बड़ा है खतरा और इससे कैसे निपटा जाएगा, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा के कुछ जानकारों के साथ। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो आपको बता दें इस बात में कितना दम है कि आखिर हम बात करें तो कौन देश दहलाने की साजिश कर रहा है। और ये कहा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में यूपी को टारगेट किया जा रहा है। तो आपको बता दें पूरी देश की हम बात कर रहे हैं। देश में आतंकियों का खतरा बरकरार है और ऐसे में यूपी को सबसे ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन पर हमला हो सकता है, छोटे छोटे जगहों पर, बाजारों में ठिकाना बनाया जा रहा है। ऐसे में तमाम वो पहलू है कि आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा के कुछ तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर कौन रच रहा है देश को दहलाने की साजिश। देश में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। ऐसे में पाक में ये पूरी साजिश रची जा रही है। हम बात कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस इनपुट के बाद अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में खास सतर्कता बरती जा रही है। वहीं बात करें तो देश में आतंकी हमलों की आशंका जताई गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क कर दी गई है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। देश पर हमले की साजिश आईएसआई रच रहा है। ऐसे में हाफिज सईद भी कराना चाह रहा है हमला, ये भी जानकारी मिली है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान शामिल हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी है, और अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले विंग कमांडर सर की ओर रुख कर रही हूँ। सर, बात करें तो इस बात में कितना दम है कि हाफिज सईद के ठिकानों पर हुए हमलों ने भारत का हाथ हो सकता है? वो हाफिज सईद को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफत जो करने वाले हैं उसके अंदर तालिबान एलिमेंट्स में बड़ी फूट पड़ी हुई है और तालिबान नहीं चाहता कि ये जो क्लर्जी बेस्ड टेररिज्म जो पाकिस्तान में है वो उनसे क्या कहते हैं मैदान छीन रहा है। वो नहीं चाहते। यहाँ तक कि आईएसआई में नहीं इनको लाइक करता, इनमें आपस में दरार पड़ रही है। ये भी हो सकता है वो जो कह रहे हैं कि भारत आतंकवाद फैला रहा है, उसके घर के ऊपर लाहौर में हमला किया है इत्यादि, ये उसकी जो धारणाएं हैं ये बेबुनियाद हैं। पर और सबसे ज्यादा ये लोगों को भाती है और सबसे ज्यादा लोगों को इस बात में विश्वास होता है कोई भी भारत के खिलाफ कोई बात हो तो जरूर ये लोग करेंगे। इसी तरीके से तो जो आईएसआई है, आर्मी की जो आर्मी है, मुल्ला एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद जैसे लोग हैं,
ये सब के सब यही एक नैरेटिव फैलाते हैं कि रॉ एजेंसीज, भारत की एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलके आतंकवाद फैला रही हैं। आपको पता है कितना मुश्किल है आतंकवाद फैलाना जब तक आपके हाथ में स्लीपर सेल्स ना हो, और स्लीपर सेल्स तभी होते हैं जब आपका रेडिकल रिलीजन आपके साथ होता है। भारत का वहां पे कौन है जो जितना जो आतंकवादियों को यहां मिलता है? 11 अभी लोगों को निलंबित किया गया है जम्मू और कश्मीर में। हाफिज सईद के रिश्तेदार उसके अंदर हैं, वो सब टेररिस्ट एलिमेंट को फाइनेंस और सप्लाई करने में योगदान दे रहे थे। ऐसे स्लीपर सेल जो हैं वो भारत के लिए पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर ये कहना कि भारत ये इतना बड़ा आतंकवाद फैला रहा है, ये हाफिज साहब की गलत धारणा है। उसको पता होना चाहिए कि उसका मान सम्मान है वो लिमिटेड है। वो लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं, और आम पाकिस्तानी जो है तंग आ चुका है आतंकवाद से। उनको पता है कि उनका पाकिस्तान का लिबरेशन तभी होगा जब आतंकवाद निकलेगा, और ऐसी धारणा लोग सुनने लगे हैं। तभी कूडिटा हुआ था आर्मी का, आर्मी में बच गया, जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो बच गए हैं वो इसलिए बचे हैं, नहीं तो बड़े लकी है वो यही एलिमेंट है जो खिलाफ है पाकिस्तान के इन कार्यक्रम से। उन्होंने मिलकर एक coup किया था टू गेट रिड ऑफ आर्मी जनरल एंड पुट देयर ओन पर्सन, जो कि शांति फैलाए, जो फैलसूफी फैलाए भारत के साथ और दुनिया के देशों के साथ मिलके एडवांस करे, इकोनॉमिक कंडीशंस को एडवांस करे। इसकी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तानियों को, इसीलिए हाफिज सईद का सोचना ही गलत है। जी विंग कमांडर सर, मैं आपके यहाँ और जल्दी लौटूंगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेती हूँ। अनुपम जी, बात करें तो हमारी सरकार एक और पाकिस्तान और आतंकियों के बैकफुट के होने का दावा करती है, दूसरी ओर उनका ये दुस्साहस कि हमारे देश में हमले पर विरोधाभासी नहीं है, हम कहीं ये कहें तो देश पर वे लोग हमला कर रहे हैं। जी देखिए वागीशा, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें आप अगर भारत के नजरिए से देखें तो भारत को अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात की बंदोबस्त करने की पूरी काबिलियत है, भारत कर भी रहा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान बॉर्न जो टेररिज्म है, आखिर वो इतना ज्यादा उसका हवा कैसे हो जाता है। देखिए, मेन चीज ये है कि हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही यूनिक है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के आसपास कुछ ऐसे देश हैं, चाहे पाकिस्तान का नाम ले लें या अफगानिस्तान के कबायली क्षेत्रों का नाम ले लें, वो टेरर की ब्रीडिंग पॉइंट रहा है। हमेशा से वहां पे टेररिज्म पैदा होता रहा है, और उन्होंने सबसे पहले या सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही पहुंचाने की हमेशा कोशिश करी है। तो अब जब भारत को नुकसान हो रहा था, पिछले कई दशकों से हो रहा था, तो पिछले 2-3 सालों का अगर हम आंकड़ा उठा करके देखें तो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से अचानक से आतंकवाद में काफी कमी आई। तो आतंकवाद में कमी क्यों आई है? क्योंकि भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने अपने इंतजाम को बहुत ही पुख्ता कर दिया था। तो इसी वागीशा देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान अपनी तैयारियां पूरी तरह से कर चुका है, कर रहा है। ये जो छोटे छोटे नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान भेजता है या पाकिस्तान रेडिकलाइज करके उनको भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए मोटिवेट करता है, इन सब की भी कोई बहुत ज्यादा पहुंच नहीं होने वाली है। इनको धीरे धीरे करके भारतीय सेना, भारतीय खुफिया एजेंसीज एलिमिनेट कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। देखिए कितना चेंजेस आए हैं कि पहले आतंकवादी हमले हो जाया करते थे, तब हमको पता चलता था, और आज आतंकवादी जस्ट अपने सामान को इकट्ठा कर रहे होते तब हमारी एजेंसीज उनको पकड़ लेती। दैट मीन्स कि हिंदुस्तान सीरियस हुआ है। हिंदुस्तान ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी 2-4 साल पहले से ही, और अब मुझे लग रहा है उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपने खेल में बहुत ही माहिर है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहेगा और बाद में इंटरनेशनल फोरम पर इस चीज को डिनाई भी करता रहेगा। लेकिन भारत मुझे लग रहा है कंफ्यूज नहीं है। भारत बहुत सही चालें चल रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जी विंग कमांडर सर की ओर रुख कर रही हूँ। विंग कमांडर सर, बात करें तो अगर हाफिज और आईएस का स्लीपर सेल इंडिया में काम कर रहा है तो ये हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं होगा? देखिए, ऐसा है, काम कर रहा है ये। आप तो अभी आपने मेरे को अभी बोला, मैं तो पिछले 20 साल से बोल रहा हूँ चैनल्स में कि जब तक आप स्लीपर सेल्स को नहीं हटाएंगे, और देखिए
हमको पहले बोलने में शर्म आती थी, पर सच्चाई ये है कि स्लीपर सेल्स आतंकवाद का फैलाव रिलीजियस बेस्ड है और पाकिस्तान को इसका फायदा है, हमें फायदा नहीं है। और कई हमारे पास ऐसे जो अब उनको सपोर्ट करने वाले जो स्लीपर सेल्स हैं, जो रेडिकल एलिमेंट, इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो उनके स्लीपर सेल्स बन जाते हैं और उनको रेडीमेड फायदा होता है। तो ये जो है बहुत पुरानी चीज है। और मैं एक बात बता दूं, आप चाहे कितने भी आतंकवाद मारिए, रोज मारिए, कब से मार रहे हैं, वो आ रहे हैं कि इतनी गरीबी है, 10,000 में तो आदमी अपने बाप को मारने को तैयार है, वहां वो बेच देगा अपने खानदान को, वो आतंकवाद को, उसको आप पैसे दिए और वो एक बार उसको ये कह दीजिए कि तेरे को तो जन्नत मिल जाएगी, हूरें मिल जाएंगी, वो 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का एकदम से इस बात को मान जाता है और उसको इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और जन्नत भी मिल रही है, उसको और क्या चाहिए। आतंकवाद उनको बड़ी आसानी से मिल रहा है, इसीलिए उसका फायदा उठा रहे हैं। जब तक भारत एग्रेसिव एटीट्यूड दिखा के उनको स्ट्रेटेजिक एक्शन लेगा, स्ट्रेटेजिक एक्शन है उनको जड़ से खत्म करने के लिए उनके पीओके में उनके स्थानों को अटैक करके कैप्चर करेगा, वहां पे अपना झंडा गाड़ेगा, चाहे 10 किलोमीटर घुसे, चाहे 15 किलोमीटर घुसे, आप देखेंगे आतंकवाद अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम टैक्टिकल एक्शन ले रहे हैं। अभी इधर 4 मार दिए, उधर हमने 5 मार दिए, हम सोचते हैं हमारी बड़ी इसमें सक्सेस हो गई है। मैं आपको बता दूं, ये इसमें सक्सेस आपको शाबाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सैनिक जरूर मारे जाते हैं, वो शहादत को प्राप्त होते हैं, हमें उसका दुख है। जब तक आप स्ट्रेटेजिक एक्शन नहीं लेंगे और हमारी सरकार कब से कहती आ रही है पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। हमको मुहूर्त निकालने की जरूरत पड़ रही है कि हम लेके रहेंगे। अब आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया आपके साथ है, एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू ऑन पीओके। और इस समय जो आप एक्शन लेंगे, देखिए इजराइल को देख लीजिए, वो कैसे करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व, चाइना कैसे करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व। भारत को एक स्पेशल कंट्री है जिसको भगवान ने छाप लगा के भेजा है कि नहीं जी आप ऐसे ही करिए, और हमको ये अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, हम शांति प्रिय हैं, कभी हमला नहीं करते। ये जो धारणाएं हमें कमजोर बना रही हैं, हमारी फोर्सेस को मिसलीड कर रही हैं, हमको ये चेंज करना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा जो हमारे देश पे हमला करने वाला है उसके बाद हम 1 महीना पहले हमला करेंगे, ये हमारा नैरेटिव होना चाहिए। मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है ये नैरेटिव अभी तक नहीं बना, और मैं कब से तोते की तरह कह के थक गया हूं कि ये हमको कर लेना चाहिए और नहीं हम कर रहे, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या हमारी नीति में कहां पे ये कमजोरी है, क्यों है, क्या हमारी गुलामी में हमको इतना कमजोर बना दिया है 500 साल की, 600 साल की, या किसी वजह से। और देखिए एक जमाना था भारत इंडोनेशिया के आगे तक, जावा, सुमात्रा, चाइना को कब्जा किया हुआ था, कैस्पियन सी में कब्जा किया हुआ था, हम विस्तारवादी थे। पर हमारा अब नैरेटिव कैसे चेंज हो गया है, हम हमला नहीं करते, हम विस्तारवादी नहीं है, ये हम नहीं है क्योंकि हमें मार मार के गुलाम बना के सिखाया गया है, इसीलिए हम नहीं है। अब हमको अगर अपने यूथ को ताकतवर बनाना है तो अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, तब हमारे को ये बात मिलेगी। ये अगले 10-12 साल में हमें ये हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल वेंकट मांड्या सर आपकी ओर रुख करूंगी, लेकिन अनुपम जी से कमेंट चाहती हूँ। अनुपम जी, बात करें तो यूपी में जो एटीएस की कार्रवाई हुई है, उसके बाद मायावती की यदि बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल घटेगा भी इससे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सुरक्षा बलों का मनोबल नेताओं के कहने या उनके बयानात से नहीं बदलता है। सुरक्षा बलों का मनोबल हमेशा हाई रहता है, और वो इन सब चीजों को वो लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग उनके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन फोर्सेस या सुरक्षा बलें काम ऐसे करती हैं, उनको किसी के कमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ अपना टारगेट पता होता है कि हमें ये टारगेट क्या है, उसको हमने अचीव करना है, और वो अचीव करते हैं। बाकी काम नेताओं का काम नेतागिरी करना है, जांच एजेंसियों का काम जांच करना है, और पब्लिक का काम उसके ऊपर कमेंट करना है, वो अच्छा पूरा होता रहेगा। लेकिन फोर्सेस का मोराल इन सब चीजों से डाउन नहीं होता। फोर्सेस का मोराल, जैसे विंग कमांडर साहब ने कहा, इस तरह से डाउन होता है जब फोर्सेस देखती है कि हमारी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम। फोर्सेस कैपेबल हैं आपकी आतंकवाद को मिटाने के लिए, लेकिन उस तरह की पॉलिसीज फॉर्मुलेट नहीं हो पा रही हैं जिसके ऊपर फोर्सेस आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर सके।
देखिए, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में, अब आप यूपी का वाकया छोड़िए, अगर आप जम्मू के ऊपर गौर करें, जम्मू के ऊपर ड्रोन अटैक्स होता है, इससे आप क्या साबित कर सकते हैं कि आतंकवादियों ने अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। पहले वो लोग दूसरे तरह के हमले कर रहे थे, अब समय के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना समझ गए हैं। वो क्रॉस बॉर्डर से पहले वो केवल फेक करेंसीज भेजते थे, अब क्रिप्टो करेंसीज भेजना शुरू कर चुके हैं। मतलब एक तरह से वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हमको ये इंश्योर करना है कि इस नई टेक्नोलॉजी को जो टेररिज्म इस्तेमाल कर रहा है, उस टेररिज्म के खिलाफ हमारा काउंटर टेररिज्म वाला गुट क्या कर रहा है। हमको काउंटर टेररिज्म के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको काउंटर टेररिज्म को अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी रही बात अखिलेश यादव की, मायावती की या योगी जी की या कोई भी हो, उससे फोर्सेस के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फोर्सेस को अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम करते रहेंगे। जी। नेताओं को अपना काम है कमियां निकालना या अपनी शाबाशी लेना, दोनों तरह के नेताओं की मैं बात करता हूँ, उसके ऊपर फोर्सेस नहीं जाती है। बाकी फोर्सेस का काम करने का ढंग ही ऐसा ही होता है। जी सर, आपके पास भी आऊंगे, लेकिन विंग कमांडर सर की ओर रुक कर रही हूँ, उनसे कमेंट चाहती हूँ। सर, बात करें विंग कमांडर सर, तो यूपी में अलकायदा की घुसपैठ को आप किस नजर से देखते हैं? अलकायदा की घुसपैठ कब नहीं थी, मैं तो कब से देखता आ रहा हूं। अगर मैं अपने पुराने नोट न्यूज एक्स के या और टेलीविजन में जिनमें मैंने बोला था, 17 साल पुराने हैं मेरे पास पड़ा हुआ। मैं अभी बता दूं, जो हैदराबाद में जब हुआ था, ये कितनी बार जो आतंकवादी हमले हुए थे, कब से हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो कौन सी बड़ी बात है कि ये अभी हो रहे हैं। तो देखिए, आतंकवाद बल्कि कम हो गए थे, बीच में फिर शुरू हो गए हैं। ये तो आतंकवाद के हमले होते रहेंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज है जो मैं बोल चुका हूं, हम उनको सपोर्ट एलिमेंट मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, और जो ये इस्लामिक कंट्री जो उनको ऊपर से नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, अंदर से फिर भी उनके रेडिकल एलिमेंट्स उनको सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप जो सुपर पावर है इंक्लूडिंग अमेरिका की बातों में ज्यादा ना जाइए। वो हर वक्त वहीं पे पनपे हैं, वहीं पे उनकी पॉलिसी तगड़ी हुई है। जहां पे या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई है या डेमोक्रेसी कम हुई है, हर जगह पाकिस्तान को कब से वो सपोर्ट करते हैं, हर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आप देखिए, किसी भारत को ये जो कहते हैं ना कि खुद ही अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, ये इसको खुद ले जाना पड़ेगा। जब तक आप अपने हाथ नहीं ताकतवर बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए जैसे कि अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला कि जब तक हमको इंटेलिजेंस इक्विपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट हमको अपनी फौज को नहीं मिलेगा, तब उनका मनोबल कम होता है। उनको तो ये वो सब कुछ मिल जाना चाहिए था जिनसे कि हम इनको निकाल सकते हैं। ये हमारी गलती है कि हम नहीं कर पा रहे और देर कर रहे हैं। इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम में देर हो गई है। देखिए, अभी आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, ड्रोन का हमला हुआ, वो एक खिलौने वाले ड्रोन से हमला हुआ है, ये कोई मिलिट्री ड्रोन से हमला नहीं हुआ। आप जो पिज्जा लेने वाला ड्रोन है, वो भी आधा किलो 1 किलो का एक्सप्लोजिव ले जा सकता है, उसको ड्रॉप ही करना है सिर्फ ऊपर से, उसे 50 मीटर से ड्रॉप कर दिया। ये देखिए, पाकिस्तान ने ऑलरेडी ही ड्रोन बना दिया है, और मिसाइल लॉन्चिंग ड्रोन बना दिया है उन्होंने, और अब बराक और उसका बरूक उसके ऊपर मिसाइल है। और हमने अभी तक रुस्तम को तैयार नहीं किया है। हम बातों में, पॉलिसी हमारी इतनी स्लो हो जाती है और डिसीजन मेकिंग हमारी इतनी पुअर है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेसी और आर्मी में तालमेल की कमी है एक दूसरे में, और जिससे प्रोसीजर्स डिफिकल्ट हैं। जो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्पोक्स पर्सन था, फाइल मेरे थ्रू जाती थी, मुझे पता है क्या होता था, किस तरीके से हम लोग को धक्का दे दे के काम करना पड़ता था। जो पाकिस्तान में 1 महीने में होता है, हमें 6 साल लगते थे एक ही चीज को करने में। तो सारी की सारी प्रॉब्लम वहां पे है। हमारे को अपनी नीतियां, अपनी ही घर की नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी, हमको उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। जो यूपी में आज जो कह रहे आतंकवाद फैल रहा है, जब तक आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक चेन ऑफ कमांड में नहीं होंगी, आपका एक पैरामिलिट्री को पता चलता है, दूसरे को बताते नहीं है। मैंने खुद पैरामिलिट्री से सुना है, जम्मू एंड कश्मीर में एक बोल रहा है कि जब हम आतंकवाद उनके उस एरिया में देखते हैं, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारे को उसका क्रेडिट लेना है। आपस में ही हमारे ये होड़ लगी हुई है। तो आप ये जो ऐसी होड़ जो चल रही है, खबर आती है एक दूसरे को बताना, अगर खबर मिल भी गई है तो हम उसको ऐसे लेते हैं जैसे कि रूटीन खबर है कि हमारे को तो खबर थी कि अटैक होगा। जम्मू में ड्रोन अटैक की खबर पहुंच चुकी थी,
कब की पहुंच चुकी थी कि जम्मू में ड्रोन अटैक होगा और पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, फिर भी हम उसके ऊपर नहीं अमल कर पाए। वो दूसरी बात है कि जो जम्मू एयर स्टेशन है वो इतना जो वो नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, वहां कोई अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि हमारा इक्विपमेंट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, सब कुछ है, बट वो मोराल के लिए, मोराल का मतलब है उनके टेररिस्ट का मोराल इतना हाई हो गया कि हमने उनके जैसे उन्होंने बालाकोट पे अटैक किया, इन्होंने हमने जम्मू पे अटैक कर दिया। कहने का मतलब ये है, सिर्फ बातें ही रखने की बात हो गई है, ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जिसको कहते हैं हमारी छवि पे झटका लगा है, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। इसीलिए अब हमको अपने पॉलिसीज में और स्पेशली इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस, जिसको कहते हैं, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। अपने ही सामान बनाने के, ड्रोन्स बनाना, इक्विपमेंट बनाना, आप कब तक खरीदेंगे? ये खरीदने का काम छोड़िए, क्योंकि आपका सेकेंड वॉरफेयर स्टार्ट हो रही है चाइना के साथ। वहां पे भी यही बात है। अभी चाइना पे अटैक की बात हो रही है, अभी फौजें पहुंच रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं MiG-29 लेने, जा रहे हैं। साहब ये बात तो वही है कि बारात अभी घर पे आ गई है और आप जा रहे हैं दुकान पे खाना लेने। ये सारी बात जो है ये हमारे को शोभा नहीं देती। हमारे में कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं जिनको हमें सुधारना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। एक सवाल आप दोनों से ही मैं चाह रही थी, विंग कमांडर सर, पहले मैं आपसे चाह रही थी एक ऐसा सवाल जो मुझे दोनों से इनका जवाब चाहिए। विंग कमांडर सर, जब भी आतंकवाद की बात आती है तो हमारे देश में सियासत शुरू हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिर हम ये कब मानेंगे कि इस्लामिक आतंकवाद जो है वो भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक खतरे के रूप में है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले जो आपने बोला कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, मैं मानता नहीं। आतंकवाद का धर्म वो होता है जो आतंकवादी का धर्म होता है, और आतंकवाद धर्म पे चल रहा है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड धर्म पे हुआ है, इस रिलीजन पे। इंडिया का पार्टीशन रिलीजन पे हुआ, कश्मीर का प्रॉब्लम रिलीजन पे है। और जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं और शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंह छुपा के रखेंगे, ये प्रॉब्लम हमें रहेगी। वोट लेने के लिए हम चुप रहते हैं कि ताकि ये नाराज ना हो जाए। देखिए सारे इस्लामिक बुरे नहीं है, बल्कि 90%, 95%, 98% हमसे भी अच्छे हैं। पर जो रेडिकल एलिमेंट है वो ही पानी को खराब करते हैं। एक मछली पानी को खराब करती है, प्रॉब्लम आती है, उंगलियां उसके लिए उठती हैं। इसीलिए आप जो भी है, और जो आतंकवाद बनता है वो धर्म की आड़ लेके बनता है, धर्म के सहारे लेता है। वो जिसको कहते हैं उसका मुल्ला उसको जन्नत का नजारा दिखाता है, वो अल्लाह को, भगवान जो उनके होते हैं जो भी है, उसको पूछता है और जाग जाता है। किसने का धर्म नहीं होता, पूरा धर्म है इसका, और ये धर्म पे ही बेस्ड है। जब तक हम लोग इसको अपने धर्म गुरुओं को आप एक साथ मिलाएंगे नहीं, एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उन सबको कहेंगे कि आप सब मिलके इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस रेडिकल एलिमेंट का जो रिलीजियस एलिमेंट है जो इनको उकसा रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए, चाहे हिंदू चाहे बुद्धिज्म। आप जाके म्यांमार में देख लीजिए, वो जो मिलिट्री जनता है वो बुद्धिस्ट टेररिज्म की बात करते हैं। वहां पे लोग क्या बुद्धिस्ट भी है, हिंदू को भी टेररिस्ट बोलते हैं, इस्लाम को टेररिस्ट बोलते हैं, क्रिश्चियन को टेररिस्ट बोलते हैं। टेररिस्ट हर जगह है, पर उनके अपने रिलीजन के कारण होता है। आप ये मत कहिए कि रिलीजन नहीं होता, इस बात को कभी भी मत, मैं इसको नहीं कहूंगा ये। और हमको डरना नहीं चाहिए कहने के लिए कि ये इस जो टेररिज्म है ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, और रिलीजन को हमें ठीक करना पड़ेगा। जी, अनुपम सर की ओर रुख करूंगी। सर, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी, इस सवाल के बाद आपका क्या जवाब है? मैं सर की बातों से सहमत भी हूँ और इसमें कुछ चीजें अपने आप से जोड़ना भी चाहता हूँ। देखिए, हमें जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके काम करने के ढंग को समझना पड़ेगा। वो रिलीजन के सहारा लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक एम होता है वो अपना इन्फ्लुएंस सोशल और पॉलिटिकल रूप से पूरे समाज में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोसाइटी के ऊपर वो हावी हो जाए। सोसाइटी के ऊपर हावी होने के लिए वो धर्म की सीढ़ी का सहारा जरूर लेते हैं। तो धर्म की सीढ़ी का सहारा लेने के बाद सोसाइटी में होता है, और उसके बाद अल्टीमेट गोल उनका होता है पॉलिटिकल पावर हासिल करना। पॉलिटिकली वो समाज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और इस रास्ते में उनको कई सारे पॉलिटिशियंस सपोर्ट भी करते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये उस समय से हो रहा है जब क्रिश्चियंस और इस्लामिस्ट लोग
क्रूसेड्स किया करते थे आज से 500-600 साल पहले। उस जमाने से ये चीजें चल रही है कि लोग धर्म के नाम पर मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के बाद वो कत्लेआम मचाने के लिए एकदम से प्रेरित हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए वाकिल शाह इसके ऊपर? हमको जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको इस चीज का पता लगाना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जो कि मोटिवेट करते हैं आम आदमी को। जो हमारे लखनऊ के जो दो लोग कल पकड़े गए हैं, हमको पता लगाना चाहिए कि उनके मोटिवेटर्स कौन कौन थे। हमको ये पता लगाना चाहिए कि उनको फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम उनकी इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर ले जाएंगे वाकिल शाह, तो मुझे लगता है कि ये बहस भी खत्म हो जाएगी कि धर्म के नाम पर लोग क्यों लड़ रहे हैं। जी विंग कमांडर सर, आप कुछ कहना चाह रहे, कहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अनुपम साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये इन्होंने बिल्कुल हमारे मुंह की बात छीन दी है कि आप देखिए, जब कोई पॉलिटिशियन अपनी तरफ पूरी जनता को करना चाहता है वो धर्म का सहारा लेता है। सबसे ज्यादा तो धर्म के कारण ही है, सारी लड़ाइयां दुनिया में धर्म के कारण हुई है बेसिकली। सबसे जिन्होंने क्रूसेड्स का नाम लिया, अरे क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ। इस्लाम में शिया सुन्नी में सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ। सब धर्म के ऊपर हुआ। और क्या धर्म के जितने लीडर होते हैं ये इनको कहते हैं तुम जितना लूट होगी इसका इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, तुम आगे निकल जाओ। चाहे जिससे बीवी औरतें उठाएंगे, बच्चे उठाएंगे, सब तुम्हारा प्रॉपर्टी बन जाएंगी। ये सारा का सारा इनको इसका इनाम मिलता है। तो धर्म का सहारा लेकर ही आतंकवाद चलता है और इसीलिए धर्म का सहारा ही पॉलिटिशियन लेता है। और इसका सबसे बड़ा इलाज है इसको किसी तरीके से रोका जाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने विंग कमांडर सर। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ विंग कमांडर सर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, ये जो हम बात कर रहे हैं देश दहलाने की साजिश, लेकिन अब भारत भी अलर्ट हो गया है। यूपी को टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन पर, छोटी छोटी जगहों पर बम धमाका हो सकता है। ऐसे में दिल्ली में अलर्ट जारी हो गया है। दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।